जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट क्लास में। और ये जो क्लास है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा ही नहीं, अन्य जो भी एग्जाम जिनके सिलेबस के अंदर इंडियन पॉलिटी टॉपिक दे रखे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या फिर हम कह सकते हैं आरटीआई, इनके संदर्भ में जितने भी जो आपके फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके फैक्चुअली क्वेश्चन बनते हैं, उन तमाम का शॉर्ट एंड स्वीट क्लास के रूप में इनका निस्तारण किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपकी आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो अध्यापक मुख्य परीक्षा के अंदर हम कह सकते हैं L1 और L2 के अंदर, L1 के अंदर जो आपके एसएसटी के अंदर जो 8-9 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें एक टॉपिक दे रखा है भारत का संविधान। तो एक क्वेश्चन आपका आना है, ज्यादा डीप पढ़ना नहीं है, बेसिकली पढ़ना है और आपके यहां से कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा संसद से। सबसे पहले बात करूंगा संसद से, जिसके दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो कौन सा आ जाएगा, राज्यसभा। तो एक तुम पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे इसका, राज्यसभा पढ़ेंगे। और एक क्या आ जाएगी, लोकसभा पढ़ेंगे। सबसे पहले अंतर पढ़ेंगे, राज्यसभा का जो उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा किसमें, अनुच्छेद 80 के अंदर है। और लोकसभा किसके अंदर है, 81 के अंदर है। राज्यसभा 80 के अंदर है, लोकसभा किसके अंदर, 81 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की कुल सीटें देखें कितनी आ जाएगी, 250 सीटें। जबकि लोकसभा की सीटें देखें कितनी आ जाएगी, 500 सीटें। तो सीटें कितनी पड़ेंगे, 500 सीटें। अब देखेंगे इसमें निर्वाचित 238, जबकि मनोनीत कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। निर्वाचित पड़ेंगे तो अप्रैल 1952 के तहत। अब बात करेंगे वर्तमान का इसका जो स्वरूप है राज्यसभा और लोकसभा, वो देखिए क्या है। वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान के अंदर कितनी, राज्यसभा के अंदर 245। उसमें 229 है ना, वो तो कहां से हैं, राज्यों से है। जबकि 4 केंद्र शासित प्रदेशों से पढ़ेंगे तो कितने, 12 सदस्य आ जाएंगे। इसी प्रकार से वर्तमान की लोकसभा की मैं बात करूंगा तो सीटों से कितनी आ जाएगी, 550 आ जाएगी। 530 तो क्या है, राज्यों से, वह 13 केंद्र शासित प्रदेशों से अब है बंद कर दिया गया है। और अब चलेंगे नेक्स्ट, इसके अलावा अन्य जो क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के जो अन्य तुलना की बात करेंगे, अंतर पड़ेंगे, वो क्या है। राज्यसभा लोकसभा योग्यता की बात करेंगे, राज्यसभा की योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। जबकि लोकसभा के लिए जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल। बेसिक बेसिक प्रश्न आएंगे। तो राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों भारत के नागरिक हो, इसमें भी भारत का नागरिक है राज्यसभा में, लोकसभा में भी क्या हो, भारत का नागरिक हो। कार्यकाल देखिएगा, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। वापिस सुनिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन सदस्य का कितना होता है, 6 साल का होता है। यहां पढ़ेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। और सदस्य कितना होता है, 5 साल का होता है। वापिस सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा का और लोकसभा के सदस्य काल का कार्यकाल 5 साल का होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। और 1/3 सदस्य 2 साल के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं किसके, राज्यसभा के। आगे देखेंगे अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, यहां पढ़ेंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, सभापति। और वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और यहां पढ़ेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन, वर्तमान के अंदर ओम जी बिड़ला, जो कहां से, कोटा से हैं। तो ओम जी बिड़ला ये लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, सभापति सीपी राधाकृष्णन। आगे चलेंगे इसके बाद में राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की बात करेंगे, तो राज्यसभा की बात करेंगे, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा की बात करेंगे, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पहली विशेषता। नंबर 2 चलेंगे, पढ़ेंगे, जगदीप धनखड़ ने जब उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं के पद से इस्तीफा दे दिया। और संयुक्त बैठक, राज्यसभा की बात करेंगे तो यह संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है। सुनिएगा, इसकी संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है। आर्टिकल कौन से, 108 से, आर्टिकल 108 से बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन जो अध्यक्ष है वो कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति है आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बात करेंगे, संसद में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व रहा या किया वो किस किस ने किया है, वो जरा सुनिएगा। संसद के अंदर राजस्थान की जो भूमिका, तो वो बात करेंगे। सबसे पहले सीटें कितनी है, 35।
उसमें 25 जो सीटें हैं वो तो किसकी रहती है, लोकसभा की। 10 जो सीटें वो किसकी है, राज्यसभा की है। आरक्षण की बात करेंगे तो एससी के लिए कितनी सीटें पड़ेंगे, 4 सीटें, और एसटी के लिए कितनी पड़ेंगे, 3 सीटें। तो एससी के लिए तो 4 सीटें हैं और एसटी के लिए 3 सीटें आ जाएंगी, टोटल 35 सीटें। प्रथम लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी थी, 22 सीटें थी। तो प्रथम जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 22 आ जाएगी। अब बात करेंगे उसमें जो 20 सीटें हैं वो संयुक्त वृहत राजस्थान से, जबकि जो 2 सीटें थी वो किससे थी, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, प्रथम राज्यसभा में 10 सीटें, तो 9 जो किसकी थी, संयुक्त वृहत राजस्थान की, और 1 किसकी ओर से थी, अजमेर मेरवाड़ा की थी। प्रथम राज्यसभा में 10 सीटें, तो 9 तो पड़ेंगे ये संयुक्त वृहत राजस्थान से, 1 अजमेर मेरवाड़ा से। 25 सीटें जो हुई छठी लोकसभा में 1985 में की, तो 25 जो सीटें छठी लोकसभा 1985 में सीटों की संख्या 25 कर दी थी। और राजस्थान से प्रथम महिला जो सांसद शारदा भार्गव, जो कि राज्यसभा 1952 के अंदर बनी। लोकसभा में प्रथम राजस्थान की महिला महारानी गायत्री देवी 1962 को जयपुर से भी। सर्वाधिक बार महिला लोकसभा सांसद सुंदराजे सिंधिया बनी है। सर्वाधिक बार महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव बनी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रथम राजस्थानी महिला तो गिरिजा व्यास, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। और सर्वाधिक लोकसभा सांसद कौन बने, नाथूराम जी मिर्धा, जिन्होंने राजस्थान का सबसे पहला बजट वित्त मंत्री के रूप में पेश किया था। अब देखेंगे इनके बारे में, अब चलेंगे इनके बारे में, बलराम जाखड़। सुनिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो राजस्थान के रहे, तो आपसे पूछा जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष राजस्थान का प्रथम जो व्यक्ति है वह कौन थे, तो बलराम जी जाखड़। तो बलराम जी जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष जो राजस्थान से थे, और कहां से थे, सीकर से थे। वर्तमान में कौन है, ओमजी बिड़ला। तो जिला पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, कोटा। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ओमजी बिड़ला, जो कोटा से। 18वीं लोकसभा में मंत्री, अब आपसे पूछा जाए वर्तमान में 18वीं लोकसभा में राजस्थान के कितने मंत्री हैं, तो राजस्थान के तो वैसे 4 मंत्री है, अदरवाइज 5 भी है। राजस्थान के देखें तो 4 मंत्री, 18वीं लोकसभा में राजस्थान के 4 मंत्री, लेकिन 5 भी है, वो किस प्रकार से, अश्विनी वैष्णव जी है। अश्विनी वैष्णव जी है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, कहां से, उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा से एमपी है। इस प्रकार से वैसे तो 5 हो जाएंगे, वैसे 4 हमारे मंत्री हैं जो कि लोकसभा के अंदर। अब 4 मंत्री बात करेंगे, 4, और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी का भी पढ़ेंगे अपने, जो कि एमपी है, कहां से, ओडिशा से। सबसे पहले देखेंगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री है। भूपेंद्र जी जो यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री है। अर्जुन राम जी मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री है। जबकि भागीरथ जी चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री है। जबकि अश्विनी जो वैष्णव जो कि एमपी है, कहां से, ओडिशा से। तो ये भारत के रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री है। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करेंगे, यह राज्य का औपचारिक प्रमुख, यह राज्यों का औपचारिक प्रमुख, राज्यों का औपचारिक प्रमुख, अनुच्छेद 52 के तहत प्रथम नागरिक, एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने। दूसरा सर्वोच्च पद वरीयता के अधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद में है, तो वह किसका है, उपराष्ट्रपति का है। नेक्स्ट, अहर्ता आर्टिकल 58 के तहत, आर्टिकल 58 के तहत इनकी न्यूनतम अहर्ता क्या क्या है, वह भारत का नागरिक हो, एज कितनी हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। नंबर 4 है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन उक्त सरकार में से किसी नियंत्रण में किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद निर्धारित करता हो। मेन बात आ सकती है उम्र या एज फैक्टर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 35 साल, भारत का नागरिक हो, लेकिन लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। तो ये इनकी अहर्ता आ जाएगी, आर्टिकल 58 के तहत आ जाएगी। आगे चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में। संघीय या राज्य विधान के किसी भी सदन का सदस्य न हो, यदि ऐसा सदस्य है राष्ट्रपति के रूप में, यदि ऐसा सदस्य है, ये जो शर्तें पढ़ेंगे ये सारी आ जाएगी उपराष्ट्रपति के बारे में। अब बात कर देंगे नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। लाभ का कोई पद अन्य पद धारण नहीं करेगा। और नेक्स्ट, परिलब्धियों और भत्तों जो संसद के द्वारा निर्धारित होती है को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। अब देखें कार्यकाल, तो इनके कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 56 के अंदर है। पद धारण करने से 5 साल तक का कार्यकाल पड़ेंगे।
उपराष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र दे देता है और केवल संविधान के अतिक्रमण पर और महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति महाभियोग के आरोप को संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों के ऊपर सदन के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। 1/4 सदस्यों के तो सिग्नेचर हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर शर्तें ध्यान में रहे। नेक्स्ट, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में, ध्यान देना, 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाती है तो उसके बाद में इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट, निर्वाचक मंडल। तो इसके निर्वाचक मंडल कौन कौन से होते हैं? तो यहां पढ़ेंगे संसद के दोनों सदनों के एक तो निर्वाचित सदस्य इसके अंदर निर्वाचक मंडल में आएंगे। राज्यों की विधानसभाओं के, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों की, उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य वो आ जाएंगे। राजस्थान, अब एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में, अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ एग्जाम सितंबर के अंदर 2025 में एक प्रश्न पूछा गया, उसमें पूछा गया मत मूल्य कितना है। देखो राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जो मत मूल्य है वो कितना है, तो यहां देखेंगे 129 इंटू सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है, तो टोटल मत मूल्य कितना आ जाएगा, 25,800 हमारे राजस्थान विधानसभा में सदस्यों का मत मूल्य आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें आ जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने राष्ट्रपति को अधिकृत किया कि वह विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद विधेयक को स्वीकृति देना क्या है, बाध्यकारी होगा। और इसके बाद में अभी अच्छा फैक्ट पूछ सकते हैं, सुनिए जरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और वर्तमान के जो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री देखिएगा अनुच्छेद 74 की आर्टिकल की सब आर्टिकल 1 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री वह होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आर्टिकल 75 के तहत। योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या है, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री सदस्य परिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सदस्य परिषद के विचारित मुद्दों को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत क्या स्वरूप है। यहां भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के निचले सदन लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बनाते हैं। यह संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी देख लेना, ये महत्वपूर्ण है भाई। आप सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के निचले सदन यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बनाते हैं। यह संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। किसी मंत्री को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया, यही प्रावधान राजस्थान के लिए लागू है। प्रधानमंत्री विशेष क्या क्या मेन फैक्ट हैं, प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या क्या मेन फैक्ट आते हैं, जरा सुनिएगा। सबसे लंबे समय तक प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर के 1964 तक। इसके बाद में दो बार कार्यवाहक दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारीलाल नंदा बने। अब इसके बाद में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और नेक्स्ट, भारत के पहले
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, कौन सा, किनको मिला? तो मोरारजी देसाई को मिला। सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? श्री राजीव गांधी। और नेहरू के बाद में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी। और इसके बाद में मूल अधिकार के प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। वापिस सुनिएगा, मूल अधिकारों का जो प्रावधान है, सबसे पहला प्रश्न ये पढ़ सकते हैं, मूल अधिकारों का जो प्रावधान है तो किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और कौन से भाग में? भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। यहां पढ़ेंगे सबसे पहले 14 से लेकर के 18 समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 है, उसमें किसका अधिकार है, किसका उल्लेख है? यहां पे विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में किसका है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार है। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 के अंदर है। 14 के अंदर वापस पढ़ेंगे तो क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण है। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, विधि, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का। अनुच्छेद 16 के अंदर पढ़ेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और इसके बाद में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर है। अनुच्छेद 18 के पढ़ेंगे तो क्या है? उपाधियों का तह। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी है, और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर है, और उपाधियों का जो अंत अनुच्छेद 18 के अंदर है। अब पढ़ेंगे 19 से 22 तक के है वो स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण, एक है वाक और अभिव्यक्ति का, दूसरा सम्मेलन का, तीसरा संघ का, चौथा संचरण का, और पांचवा निवास का, और छठा पेशा का। और इसके अलावा कौन सा पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद 19 के अंदर इनका अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो अनुच्छेद 20 में इसका अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो प्राण और दैहिक संबंधी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंदर है। और अनुच्छेद 21A के अंदर क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब 23 और 24 में पढ़ेंगे तो वो किस में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में है। मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किसके? अनुच्छेद 23 के अंदर। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन और प्रतिषेध का अनुच्छेद 24 के अंदर। 25 से लेकर के 28 तक जो अधिकार है वो कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। तो यहां देखेंगे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंदर। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंदर। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंदर। और कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के बारे में। अब है 29 और 30, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 29 और जो 30 है ना वो क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें है भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों वर्गों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंदर। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो बाबा साहब जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और प्रकार की रिट याचिका। और अब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए तो ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान, भारत ने संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल है।
कहां से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, तो यूं पढ़ेंगे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और यहां पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो अनुच्छेद 38 की बात करेंगे, इसमें राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में समानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 39 है, इसमें राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। और अनुच्छेद जो 41 है, उसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद जो 42 है, उसमें क्या है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद जो 43 है, इसमें राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद जो 47 है, उसमें क्या है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। और आगे है अनुच्छेद 40, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को सब शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे, इसमें राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी में क्या है, यहां पढ़ेंगे तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 में पढ़ेंगे तो राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। और अनुच्छेद 47 है, वो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के ऊपर रोक लगाएगा। आगे चलेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, इसमें क्या है, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध के ऊपर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए है। अनुच्छेद 48 इंपोर्टेंट देख लेना, ये भी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 44, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। और इसके अलावा अनुच्छेद जो 45, इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। क्योंकि चूंकि आपका एग्जाम अध्यापक का है, तो शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है, वहां के प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 45 के अंदर। अनुच्छेद जो 48 है, उसमें कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A है, इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में क्या है, राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक के स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 में क्या है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद जो 51 है, उसमें यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देगा, और इसके अलावा मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करेगा। और यहां चलेंगे नीति निर्देशक में संविधान संशोधन 1976, इसमें नए निर्देश जोड़ करके संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं, वो चेंजेस क्या है एक बार वो भी देख लो। यहां पढ़ेंगे अनुच्छेद 39 देखेंगे तो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48A में क्या है, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। 40A में यह संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1977, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में शामिल किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच में स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा।
इसने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। ये प्रश्न आ सकता है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के आधार को समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। प्रश्न मानो यहीं से आ गया, यहीं से प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या बनेगा? प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत, तो अनुच्छेद कौन सा? 21(1) के तहत प्राइमरी जो शिक्षा है उसको अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बनाया है। कब और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया है प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बाद पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य लिए गए कहां से? सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। और संवैधानिक प्रावधान इनका भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै में। तो 51 कै में यहां पढ़ेंगे तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। मूल कर्तव्य की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। किसने की? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां क्या कर दिया? मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। नंबर 1 पढ़ेंगे कौन सा? संविधान का पालन करें, उसके आदर सम्मान, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में स्थान दे रखें। नंबर उनकी पालना करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। और अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हो, उनका संवर्धन करें, उनके प्रति दया के जीवों के प्रति। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नॉर्मल है, आप पढ़े लोग वैसे तो। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सिंपल है भैया। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रलब्ध और उपलब्धियों को नई ऊंचाई तक छुएं। अब देखिए 11वां कौन सा जोड़ा गया है? माता पिता तथा संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से लेकर के 14 साल तक के बालक को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और उनको प्रोत्साहित करें। तो ये इसमें जोड़े गए हैं। और अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न क्या बन सकते हैं, जरा सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। 28 जनवरी 1950 को। इसका वर्तमान भवन 1958 में नई दिल्ली में तिलक मार्ग के ऊपर स्थापित किया गया और इसका आकार न्याय के तराजू की छवि को दर्शाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया। प्रतिमा, तो यहां पढ़ेंगे प्रतिमा। इस प्रतिमा का अनावरण भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. अहमदी ने 1 अगस्त 1996 को किया। और द्रौपदी मुर्मू को 26 नवंबर 2023 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सम्मानित किया। और यह प्रतिमा संविधान निर्माता को सम्मानित करती है और उन्हें एक वकील की पोशाक में हाथ में संविधान की एक प्रति पकड़े हुए दर्शाती है। और अब इसके बाद में न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश CJI और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। तो न्यायाधीशों की संख्या जो निर्धारित करती है वह कौन करती है? संसद करती है। और 2019 के अंदर न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश? 34 न्यायाधीश। और आप पढ़ेंगे सेवानिवृत्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो एज पूछा जाए तो सेवानिवृत्त कब होते हैं? 65 वर्ष की एज में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का बेसिक सा प्रश्न आएगा कि भारत के पहले CJI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान का पूछा जाए, भारत के वर्तमान के CJI बने हैं तो आज की तारीख क्या है? 24 और डेट नवंबर और 2025 को।
2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और क्रम की दृष्टि से पूछे तो ये कौन से हैं? 53वें सीजे बने हैं। और इसके बाद बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में 1776 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। भारत की मैं बात करूंगा तो भारत में सूचना का अधिकार अरुणा राय 1995 में, अरुणा राय ने ब्यावर से अपने संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन से इसकी मांग उठाई थी, अरुणा राय ने। और अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने भी परिवर्तन नामक एक संगठन के माध्यम से सूचना के अधिकार की मांग उठाई थी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 12 अक्टूबर 2005 को यह भारत में लागू किया। तो भारत में सूचना का जो अधिकार है ये लागू जो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। पीएम मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। यहां पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वायत्त शासी निकाय है, ध्यान सुन लेना। केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसे सिविल न्यायालय की भी शक्तियां इसको मिली हुई है। प्रश्न बना हुआ है यहां से, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां भी मिली हुई है। और इसके बाद मुख्यालय कहां पे? दिल्ली के अंदर है। उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लेकर के आना है। और इनकी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से होती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश करता है। और शपथ पढ़ेंगे तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात करेंगे तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति दिलाते हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, अब चलते हैं सूचना का अधिकार। तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था। तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछे, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो वजाहत हबीबुल्ला जी थे, जिनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा। और वर्तमान पढ़ेंगे तो कौन है? हीरालाल जी सामरिया। और हीरालाल जी सामरिया राजस्थान के हैं, मूलतः कहां से हैं? तो ये भरतपुर से हैं। और ये 12वें, ये 6 नवंबर 2023 से लेकर के लगातार पद पे बने हुए हैं। लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना देगा और 30 दिन में सूचना नहीं मिली तो अगले 60 दिनों तक वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को शिकायत करनी है। और सूचना नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग दोषी अधिकारी पर 250 रुपए प्रति दिन की अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। तो 250 रुपए प्रतिदिन अधिकतम 25,000 जुर्माना लगा सकता है। और एपीएल के लिए 10 रुपए जबकि फीस है, जबकि बीपीएल के लिए क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। तो ये टॉपिक था। फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से इस क्लास के अंदर। जो मेन फैक्चुअल आप कर सकते हो, बाकी आपको जब लास्ट में एमसीक्यू करवाएंगे तो आप जी थ्योरी पढ़ोगे तो काफी वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो 8-9 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो ऊपर का आप पढ़ोगे। आप एक क्लास लगा लेना। मेन जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, सभापति है, कार्यकाल है, में मूल कर्तव्य है, नीति निषेधत्व है, 21(1) के तहत है, 6वें संविधान संशोधन है, सर्वाधिक सूचना आयुक्त कार्यकाल किसका रहा, सबसे कम किसका रहा, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का। ये बेसिक फैक्चुअल है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए काम करेगी, इफेक्टिव रहेगी और अच्छी लगेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।